पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो है वो होंगे और ऐसे में हर बड़ी जमात जिसमें कांग्रेस भी शामिल होगी वो अभी से जो है वो पार्लियामेंट के जो इंतखाबात हैं उनकी तैयारियों में जो है जुट चुकी है। हाल ही में आप दिल्ली से लौटे हैं, क्या माहौल है खेमे का, ख़ासकर जब कर्नाटका के रिजल्ट्स जो है वो आपके हक में आते हैं? तो देखा जाए कि उसमें भी जो हिमाचल ने चेंज मांगी और गुजरात चूँकि जिस तरह से मैनेज हुआ तो वो देश के सामने, और दिल्ली ने तब्दीली लाई करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जो है वो ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा। जो सियासी पंडित है उनका ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं कमबैक है कांग्रेस पार्टी का, और उनका ये भी मानना है कि ये एक लिटमस टेस्ट था। आप यकीन नहीं करेंगे हर कलर हर सोच के लोग, हम 5-8 लोग, मेरे साथ और भी कुछ लोग, हम आगे आगे चल रहे थे, लोग खुद ही यात्रा के आने से पहले कह रहे थे दिस टाइम कांग्रेस, दिस टाइम कांग्रेस, दिस टाइम कांग्रेस। मैं इन दोनों मुद्दों पे थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के बाद जो है वो करना चाहूँगा। गुफकार अलायंस जब हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें जो रीजनल पार्टीज़ थी वो इसीलिए जुड़ी थी कि उन्होंने कहा कि हम रीजनल इश्यूज़ को जो है एड्रेस करेंगे, जिसमें 370 भी है। कांग्रेस का 370 पे बिल्कुल एक अलग जो है वो विचार है, एक अलग नैरेटिव है आपका। तो उस हिसाब से आप गुफकार अलायंस के साथ भी नहीं जुड़े। ज़रिए आमदनी कहीं नहीं, मजदूरी कहीं नहीं, नौकरी कहीं नहीं है, प्राइवेटाइजेशन में कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है जहां लोग जाएं कोई मजदूरी करें, वो कहीं नहीं है। तो बदलता हुआ कश्मीर की बात जो बीजेपी कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि वो तो सच होते हुए दिख रहा है? क्योंकि टूरिज्म अगर हम देखें तो वो भी तो टॉप पे है। आज तो आपका तहसीलदार एसडीएम लेवल पर लोगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, डीसी और कमिश्नर तो दूर की बात है। आज आप जम्मू और श्रीनगर की सेक्रेटरी को देख लीजिए, आप देख लीजिए कोई सिविल आदमी दिखाई देता हो। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट, मैं हूं फहीम। आने वाले चंद महीनों में 5 बड़े राज्यों में जो है वो इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट के इलेक्शंस भी जो होंगे, और ऐसे में कांग्रेस की क्या तैयारी है और कांग्रेस किस तरह से खोलेगी मोहब्बत की दुकान, इस पर हम बात करेंगे। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है गुलाम अहमद मीर साहब, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। मीर साहब, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। मीर साहब, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा कि 2023 और 24 जो साल है ये देश की राजनीति के लिए जो है वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो है वो होंगे और ऐसे में हर बड़ी जमात जिसमें कांग्रेस भी शामिल होगी वो अभी से जो है वो पार्लियामेंट के जो इंतखाबात हैं उनकी तैयारियों में जो है जुट चुकी है। हाल ही में आप दिल्ली से लौटे हैं, क्या माहौल है खेमे का, ख़ासकर जब कर्नाटका के रिजल्ट्स जो है वो आपके हक में आते हैं? नहीं, वैसे तो हर साल और हर साल की राजनीति देश में कुछ न कुछ नया वातावरण पैदा करती रहती है, मगर फ़िलहाल इस साल के शुरुआत से ही अगर आप देखेंगे हिमाचल में चुनाव हुआ, उसके साथ गुजरात भी, दिल्ली एमसीडी भी हुआ, तो देखा जाए कि उसमें भी जो हिमाचल ने चेंज मांगी और गुजरात चूँकि जिस तरह से मैनेज हुआ तो वो देश के सामने, और दिल्ली ने तब्दीली लाई। लॉन्ग 15 इयर्स बीजेपी का रूल एमसीडी पर, क्योंकि वहाँ असेंबली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो दी जाती है वो लोकल लोगों के हिसाब से एमसीडी में होता है। 15 साल से वहाँ बीजेपी कायम मुकाम थी उसमें, और वहाँ सीधे तब्दीली लाई गई, दूसरी पार्टी वहाँ वजूद में आई। और उसी तरह से फिर दूसरे फेज़ में जो कर्नाटका एक सिंगल स्टेट चुनाव में गया, और वो भी साउदर्न स्टेट, जो ट्रेंड जो पैदा करता है वो साउथ इंडिया ही करता है आने वाले राजनीति का। तो उसमें ज़बरदस्त मुकाबला चला सिटिंग, और जो वहाँ पर सरकार थी भाजपा की थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमाम तर कोशिशें की, जो मरकज़ी क़यादत है उनकी, उसको रिटेन करने की। मगर कंटिन्यूसली जो अब अगर आप देखेंगे कर्नाटका को, वो पढ़ा लिखा एरिया है कंपैरेटिव टू ऑल अदर स्टेट्स, उसको एजुकेशनल हब माना जाता है, आईटी का एपिसेंटर है वो। तो
उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा के टाइम पर ही कर्नाटका ने थोड़ा सा अपनी झलक दिखा दिया था। जब तमिलनाडु से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, केरला होते हुए गुजरी, और केरला में तो सारे लोग कहते हैं वहाँ अच्छा रिस्पांस रहेगा, मगर कर्नाटका के बारे में इतना अनुमान कोई नहीं लगा रहा था। जो 500 सवा 500 किलोमीटर कर्नाटक के दरमियान भारत जोड़ो यात्रा चली और मिडनाइट से लेकर बराबर शाम तक लाखों की तादाद में लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो वो एक उस वक्त भी महसूस हो रहा था कि कर्नाटक के लोग उस वक्त वहाँ की लोकल सरकार से ज़बरदस्त तंग आ चुके, खफा है, और उनकी पॉलिसीज़ भी ऐसी ही थी। वहाँ कोई स्टेबल लीडरशिप भी नहीं थी और कंक्रीट कोई उनका प्रोग्राम भी नहीं था। और सबसे ज़्यादा जो वहाँ ज़मीनी सतह पर था वो करप्शन की सरकार, 40% करप्शन, उसके बहुत सारे इवेंट्स, ये नहीं कि खाली अपोजिशन ने उठा लिया कोई एक आध इवेंट, ऐसा नहीं, वो घर घर की बात थी वहाँ पर, वो प्रूफ्स थे उनके। तो वो सारी चीज़ देख करके थोड़ा सा इंडिकेशन उस वक्त मिला, मगर जब मेन चुनाव लगा उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने बहुत बेहतर तरीके से जो लोकल मुद्दे थे, मतलब वरना तो हर स्टेट में राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं, कहीं का भी चुनाव हो और उसमें राष्ट्रीय मुद्दों में फिर लोकल इश्यूज दब जाते हैं तो लोग खफा होते हैं। मगर आज कांग्रेस पार्टी ने बहुत एनालिसिस करके अपना ग्राउंड टीम लगा के जो लोकल बर्निंग इश्यूज थे उनको टॉप प्रायोरिटी पर लाया और उसी का अपना एजेंडा बनाया। दूसरी जो बड़ी बात वहाँ पर देखने को मिली एक नया सिलसिला कि वो लोकल लीडरशिप में तालमेल, जो एकजुट होकर, वरना हर जगह हर पार्टी में कुछ न कुछ रहता है तमाम पार्टी में, मगर यहाँ कर्नाटका में चाहे मतलब कितने भी फेसेस थे, मगर उन्होंने जनता के मुद्दे उजागर करने के लिए, जनता का विश्वास हासिल करने के लिए एकजुटता जो दिखा दी, और वो एक दूसरा एक कामयाब कदम था। और तीसरी बात, सेंट्रल लीडरशिप हमारी भी वहाँ पर पूरा जी जान से लगी और जितना भी उनके पास टाइम था, एनर्जी था, वो लगाया। मगर उसके मुकाबले में बीजेपी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्ट्रीज सारे और तमाम चीफ मिनिस्टर सब कुछ लगा दिए, मगर अल्टीमेटली जनता जनार्दन है और उन्होंने उन सारी चीज़ों को देख करके जिस तरह का एक रिस्पेक्टेबल मैंडेट बहुत सालों के बाद कांग्रेस पार्टी को दिया, और उससे पूरे देश में कांग्रेसियों में तो रिचार्जिंग हुई, मगर जो कांग्रेस से भी वाबस्ता नहीं है, आम जन है, जिनको ये हो रहा था कि अब मोदी के होते हुए कोई दूसरी पार्टी नहीं जीत सकती है, या कांग्रेस पर सवाल उठते थे ये नहीं जीत पाएंगे, तो जिस तरह से कर्नाटका का रिजल्ट आया उससे कांग्रेस प्लस आम जनमानस में एक एनकरेजमेंट हुआ, क्योंकि वो चाहते हैं, वो मरकज़ी सरकार को, अगर आप कल पार्लियामेंट्री इलेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो खामियां उनकी भी है, ज़बरदस्त खामियां हैं। भले वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और भले अपने तरीके से वो कहें कि जो 70 साल नहीं वो हमने किया, मगर ग्राउंड पर जो अल्टीमेट आदमी होता है वो तो खुद उसका जज होता है ना। जब ऊपर भाषण होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वो अपने आप को देखता है, तो बल्कि उस ज़्यादा बोलने से वो ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हो जाता है कि ये रोज़ इतना बोल रहे हैं, मतलब लेटरिनों की, करोड़ों लेटरिनों की बात करते हैं, बिजली कनेक्शन की बात करते हैं, गैस कनेक्शन की बात करते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, दूसरी चीज़ें, मगर अल्टीमेट जो ग्राउंड पर आदमी देखता है वो कह रहे मैं तो ये नहीं देख रहा हूँ जो ऊपर से कहा जा रहा है। तो उस चीज़ को लेकर के जो कर्नाटका में बदलाव हुआ, उससे वातावरण, देश का राजनीतिक वातावरण बहुत अच्छा हुआ, हिम्मत आई लोगों में, और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो दबे थे, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसीज़ का दबाव, दूसरे तीसरे दबाव, उनका गला बंद करना, बोलने नहीं देना, अब उनमें भी हौसला अफजाई हुई। मुझे लगता है इस चीज़ से जो आने वाले और भी 4 स्टेट्स का चुनाव है बिफोर लोकसभा, उसमें भी ये ट्रेंड जारी रहेगा। छत्तीसगढ़, वहाँ कोई अपोजिशन है ही मीर साहब, हम जो आने वाली जो इलेक्शंस हैं स्टेट्स की, चाहे वो तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उसके बारे में हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जो है वो ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा।
जो सियासी पंडित है उनका ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं कमबैक है कांग्रेस पार्टी का, और उनका ये भी मानना है कि ये एक लिटमस टेस्ट था, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब यात्रा चल रही थी तो हिमाचल के चुनाव चल रहे थे, और उसके बाद ये पहले बड़े इलेक्शंस थे और ये पहला परिणाम जो है वो उसके बाद आया है। अब जो फिगर्स देखे गए हैं, जो स्ट्राइक रेट देखा गया है, भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका में जहाँ जहाँ से चली है वहाँ पे जो स्ट्राइक रेट रहा है यात्रा का वो लगभग 75% रहा है, 75%। तो क्या आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट बाकी स्टेट्स में भी रहेगा? जहाँ डायरेक्टली भारत जो यात्रा निकली उनमें तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि उनमें तो 100%, क्योंकि वो दिखा रखा है। अब इसके बाद जैसे मध्य प्रदेश है जी, मध्य प्रदेश में जो भारत जोड़ो यात्रा चली, जबरदस्त रेस्पॉन्स, क्योंकि मैं खुद उसका पार्ट था ड्यूरिंग मध्य प्रदेश। तो वो कर्नाटका के बाद में मध्य प्रदेश का जो लोगों का आकर्षण था क्रॉस सोसाइटी का, लोग कहते हैं कांग्रेसी मैनेज किए, तो मैनेज तो हर जगह होता है, मगर मैनेजमेंट से हटके जो आम लोगों का रिस्पॉन्ड था, मैंने अपने कानों से सुना है। क्योंकि एक दिन तो मैं पूरी यात्रा में था, एक दिन में यात्रा के एडवांस था, यात्रा पीछे चल रही थी, मैं एडवांस था, जो लेफ्ट राइट लोग आ रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे, हर कलर, हर सोच के लोग, हम 5-8 लोग, मेरे साथ और भी कुछ लीडर, हम आगे आगे चल रहे थे, लोग खुद ही यात्रा के आने से पहले कह रहे थे दिस टाइम कांग्रेस, दिस टाइम कांग्रेस, दिस टाइम कांग्रेस। ये अपने आप, हम तो कोई कह नहीं रहे थे, वो सुनाते हुए कह रहे थे कि दिस टाइम कांग्रेस। तो वो एक रुझान था, क्योंकि इश्यूज ऐसे वक्त राहुल गांधी जी ने उठाए जब देश एक बेसहारा सा हो गया था, चारों तरफ नफरत और ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स का मतलब बोलबाला था, कि ये लग रहा था कि अब इस देश को संभालेगा कौन। और ऐसे वक्त में जो राहुल जी ने ये पैदल यात्रा उठाई, और जिसको आज भी वो कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान, और बहुत हम्बली, कोई एग्रेसिवनेस नहीं, कुछ नहीं, हर तरीके के लोगों को गले लगाना, उनकी बात सुनना, और फिर मीडिया या सोशल मीडिया ने, सिस्टम ने उसको जो लगातार आगे आगे बढ़ाया, उससे लोगों के अंदर उम्मीदें बढ़ी कि हम देशवासी यतीम नहीं है, हमारे पास कोई है जो आगे संभाल सकता है। लेकिन मीर साहब, अब हम थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें, तो जो कर्नाटका में जो कुछ हुआ, जैसे हमने देखा कि वहाँ पे करप्शन का बहुत बड़ा एक इशू था, या उसके अलावा आपने जिन 2 बातों का जिक्र किया, आपने कहा कि लोकल मुद्दों के ऊपर कांग्रेस ने बहुत बात की, या फिर आपने ये कहा कि कांग्रेस में यकजहती जो है वो बहुत दिखी। लेकिन आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में ये दोनों मुद्दे जो हैं वो आपके लिए मुद्दे नहीं रहते हैं? क्योंकि जब लोकल मुद्दों की हम बात कर रहे हैं तो तब अलायंस की बात आती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप बाकियों पार्टी के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, ये जो इंटरनल इश्यूज हैं कांग्रेस जमात के जम्मू कश्मीर को लेकर, वो इश्यूज बढ़ना जो है वो शुरू हो गए हैं, चाहे वो एंटी प्रेसिडेंट जो इश्यूज हैं उसकी हम बात करें। मुझे नहीं लगता ये जो आपने 2 इशू कहे, ये दोनों भी इशू जम्मू कश्मीर को लेकर नहीं है जी, ना ही फिलहाल हमारे सामने कोई बड़ा इशू है अलायंस जो हम नहीं करना चाहते। कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक अलायंस ही एक ऑल्टरनेटिव। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने कहा ये इश्यूज है आपके सामने, तो ये इश्यू नहीं है, ये तो मैनेजमेंट का पार्ट है। दूसरी बात, आपने कहा कांग्रेस के अंदर कोई आवाज या कोई उस तरह की, ये भी कोई इश्यू नहीं है। इश्यू तो वो है जो पब्लिक से रिलेटेड हो। तो ये भी विद इन पार्टी अगर कहीं से कोई लूप होल है, जैसे मैंने कर्नाटका की बात कही, जैसे कल मध्य प्रदेश आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, राजस्थान में आप 6 महीने से देख रहे थे बिल्कुल वाइड, मगर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा, आपने देखा कि लीडरशिप का एक ऑनर होता है। तो जब बड़ी लीडरशिप कॉल किसी चीज़ को लेती है, कोई एग्रीविड है, किसी की कोई नाराज़गी है, किसी को कोई कमी पेशी है, तो उसके लिए लीडरशिप है। तो उसके लिए कोई लीडरशिप से बाहर या पार्टी से बाहर कोई रास्ता नहीं है, तो वो सॉर्ट आउट होते आ रहे हैं। तो जैसे कर्नाटका की मैंने बता दी, वहाँ भी अंदर इश्यूज रहे होंगे, मगर जब लीडरशिप ने उसमें कॉल ली
और वो चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, इकट्ठे होके चले। तो जम्मू कश्मीर में उस मामले में कोई बड़ा इशू है ही नहीं अभी। नहीं, मैं इन दोनों मुद्दों पे थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के बाद जो है वो करना चाहूँगा। गुफ्कार अलायंस जब हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें जो रीजनल पार्टीज़ थी वो इसीलिए जुड़ी थी कि उन्होंने कहा कि हम रीजनल इश्यूज़ को जो है वो एड्रेस करेंगे, जिसमें 370 भी है। कांग्रेस का 370 पे बिल्कुल एक अलग जो है वो विचार है, एक अलग नैरेटिव है आपका। तो उस हिसाब से आप गुफ्कार अलायंस के साथ भी नहीं जुड़े, आपका उस वक्त भी एक डाइल्यूट जो है वो रद्द अमल रहा। तो जाहिर सी बात है, मैं उन्हीं इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ कि क्या कल को अगर अलायंस की बात होती है तो कांग्रेस फिर से लोकल इश्यूज़ के साथ जो है वो जुड़ना नहीं पसंद करेगी। दूसरा सवाल, मैं दूसरा सवाल भी यहीं पे जोड़ना चाहूँगा। दूसरा सवाल, वकार रसूल जो कि आपकी जमात के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, हम पिछले दिनों हमने देखा कि खुलकर किस तरह से ऑर्डर निकले, फिर ऑर्डर को चैलेंज किया गया, फिर कैंसिल किया गया। तो क्या कांग्रेस, खासकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट की वर्किंग के साथ खुश है या अंदरूनी तौर पर उनके खिलाफ कोई बगावत चल रही है? वो तो विद इन पार्टी का मामला है, वो यहाँ टीवी डिबेट पर उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। मगर आपने बात उठाई कि गुफ्कार अलायंस बना था और फिर उनके इश्यूज जो भी आपने प्रायोरिटाइज किए वो अपनी जगह हो सकता है। वो एक एमलगमेशन बना है, उस मौके के हिसाब से क्या करंट इश्यूज रहे होंगे, एक आवाज़ उनको खड़ा करनी थी क्योंकि उनके पास स्पेस छोटी थी। कांग्रेस के पास एक मुल्की पार्टी होने के नाते, चाहे आउट ऑफ पार्टी है बट एक पार्लियामेंट, एक प्लेटफार्म था, एक मुल्की सतह का प्लेटफार्म था। तो वो कांग्रेस ने अपने तरीके से लोगों की आवाज़ बुलंद की, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, और हमारे इन पार्टीज़ ने अपने तरीके से जो भी उनने तरीका ठीक समझा। बट अब आगे जब आपको चलना है जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर, सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम जुल्म से कैसे बचें। जो जुल्म जाबिर किया गया इस रियासत पर, वो भी भाजपा के ज़रिए, मोदी सरकार के ज़रिए जो फैसले आए, उससे तो हर इंसान इस वक्त त्रस्त है। छोड़िए पीडीपी, एनसी, कांग्रेस या और भी कोई, हम अपोजिशन में हम कह ही सकते, मगर आप किसी आम आदमी को पूछ लीजिए, कठुआ से लेकर बराबर कापरन तक, कुपवारा तक, तो आप देखेंगे हर एवरेज आदमी आज की इन पॉलिसी से खफा है, नाराज़ है और दुखी है। तो पहला इशू हमारा वो होना चाहिए कि उस दुख को कैसे मिटाएं, उसको सुख में कैसे बदलना है। दैट मीन्स लोग चाहते हैं कि इस जुल्म से निजात दो। वो सरकार के अंदर के भी लोग कह रहे हैं, सरकार के बाहर के भी लोग कह रहे हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो या ना हो, भाजपा के भी अंदर के भी लोग बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो कह नहीं सकते, भैया आप लोग कहो। तो दैट वे अगर जब हम उस चीज़ को देखेंगे, इस खित्ते को बचाना, इस जुल्म से बचाना है, तो उसके लिए जो रास्ता बनाया जाएगा, उसके लिए हो सकता है कल तालमेल हो। हमारे जो अपने मुल्की इश्यूज़ हैं वो मुल्क के लिए होंगे, जम्मू कश्मीर के लिए तो हमारा भी ये ना, लोगों को कुछ आसाइश मिले, लोगों को कुछ राहत मिले, एक इलेक्टेड सरकार मिले, और जो हमारा खोया हुआ चीज़ है उसको वापस मिले, स्टेट वापस मिले, स्टेट के इख्तियारात हमें वापस मिले। ये तो कॉमन है, ये तो हर एक भाजपा के बगैर सबका कॉमन है। तो अगर इतना भी एक बड़ा मुद्दा लेकर हम चले, उसके लिए कहीं तालमेल भी करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता उसमें कोई गलत है। जब हम मुल्की सतह पर आप देख रहे हैं, कल बड़ा एमलगमेशन बन रहा है, जो कल तक कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे थे, आज वो खुद ही एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं, भैया हम भी तैयार हैं। राहुल जी के मुद्दे को लेकर आपने देखा 21 पार्टीज़ जो सोच नहीं सकते थे आप कि वो कभी मुल्की प्लेटफार्म पर एक हो सकते हैं, वो सामने आ गए। पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, डिफरेंट जगहों पर कल राष्ट्रपति वाले इशू पर इकट्ठे हो गए, पार्लियामेंट के इशू को लेकर सारे इकट्ठे हो गए। धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है। हर पार्टी के अपने लोकल लेवल पर अपने मुद्दे हैं, वो ठीक है, उनको मुबारक हो अपनी जगह। मगर पहले देखना है देश कैसे बचे। जैसे मैं कह रहा हूँ पहले जम्मू कश्मीर कैसे बचे, उसके लिए तो कहीं इफ़ाम तफहूम तो होगा ही ना। और उसी तरह से देश की पार्टीज देख रही, पहले देश कैसे बचे, जमहूरियत कैसे बचे। जब वो बचेगी तब ना हम अपनी तूती बोलेंगे। तो अगर उस एक मुद्दे को लेकर बहुत सारी पार्टीज इकट्ठे हो रही, तो जम्मू कश्मीर में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। यहाँ जो पार्टीज़ हैं हमारे सामने, हमने भारत जोड़ो में देखा, जो लोग भारत जोड़ो के मुद्दे के साथ जुड़ गए, तो उसके बाद क्या रहा, उन्होंने उसको अंडरस्टैंड किया
कि ये देश का मुद्दा है, देश को इकट्ठा रखने की मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद कायम रखने की बात है, तो कई सारी पार्टी के लीडर्स उठ के अपने जो उनका बुनियादी जो आइडियालजी उससे उठ के उसमें शामिल हुए, तो हमने वेलकम किया। जब आपने वहाँ एक्सेप्ट किया तो कल हमें भी 19-20 अगर कहीं पर एक्सेप्ट करते हुए चलना होगा, तो मगर किसी तरह से हाथ जोड़कर इस बड़े इशू में हमने इकट्ठे होना पड़ेगा। मीर साहब, भारतीय जनता पार्टी का दावा बदलता जम्मू और कश्मीर, G20 मीटिंग श्रीनगर में होती है, और उसके अलावा अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी बदलाव आया। ख़ासकर मैं वैली की बात करना चाहूँगा। कश्मीर में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा कि स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए गए। G20 के सिलसिले में हम भी वहाँ पे थे, हमने भी रिपोर्ट किया, हमने लोकल से भी बात की, और ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि पहली बार हमने देखा कि कोई एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर में हो रही है और कश्मीर जो है वो खुला है, पाबंदियां नहीं हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, और लोग अपना काम मामूल के तौर पर कर रहे थे। तो बदलता हुआ कश्मीर की बात जो बीजेपी कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि वो तो सच होते हुए दिख रहा है? क्योंकि टूरिज़्म अगर हम देखें तो वो भी तो टॉप पे है। देखिए, इवेंट होना, पहले तो ये बात कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार ही G20 जो इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में उसके अलग अलग एलिमेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें जम्मू कश्मीर को टूरिज्म और स्पोर्ट्स के सेक्टर में चूज़ किया गया। उनके डायरेक्टर्स वायरेक्टर्स उन कंट्रीज़ के वहाँ पर आए, उसमें भी 3-4 कंट्रीज़ के तो नहीं आए, जो जिनका आना बहुत इम्पॉर्टेंट था। वो भी एक उसमें पॉलिटिकल सिग्नल तो ज़रूर चली गई, डेंट लगा उसमें। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर की जब हम बात कर रहे हैं, कश्मीर तो खैर मतलब टूरिज़्म के नाम से दुनिया में मशहूर है, मगर मैं हैरान हुआ तब कि जम्मू में उसका कोई 1 घंटे का भी प्रोग्राम नहीं किया। तो जम्मू कश्मीर दोनों को बराबर करते, और उस पर आज की भाजपा लीडरशिप कुछ नहीं बोल पाई, जबकि हम पिछले दहाइयों से देख रहे हैं कि कोई इस तरह का इवेंट अगर कश्मीर बेस हो तो कश्मीर में ही होना ज़रूरी, तो ज़रूर यहाँ से सवाल उठता था कि जम्मू को नेगलेक्ट किया गया। दूसरी बात, आपने कहा स्मार्ट सिटीज़ के तहत में कुछ काम हुए, ठीक है, पुराने पत्थर, ट्रेडिशनल पत्थर उठाए गए और टाइल्स फैक्ट्रियों के लाए गए, वो एक बदलाव ज़रूर आया उसमें। जब हम उसको ओवरऑल में देखेंगे तो माहौलियात के हिसाब से हमको वो सूट नहीं करता है। सरकार ने पैसे ज़रूर खर्च किए, टाइम बाउंड उसको कर दिया, कच्चा पक्का जैसे तैसे करके बनाया, मगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो लैंडस्केपिंग्स और ग्रीनरीज और जो ट्रीज़ वगैरह लगे रहते थे, वो ज़्यादा हमको कश्मीर माहौल को या जम्मू को सूट करता था। तो उस पर एनवायरमेंटलिस्ट अपने हिसाब से अपनी बात रख रहे हैं। तो मगर ये जो कह रहे हैं बदलता हुआ कश्मीर, तो हर 10-1 साल में तो कुछ ना कुछ बदलाव आता ही है। ये तो 100 साल से 200 साल से आपने देखा होगा कि ज़माना आगे बढ़ता है तो चीज़ों में चेंजेस आती है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती है, बाकी सारी चीज़ों में चेंजेस आती है। तो वो वक्त के साथ में अब 10 साल से ऊपर हो गए इनको यहाँ पर, तो 10 साल के हिसाब से जो इंटरनेशनली चेंजेस आए हैं, तो उसका कुछ ना कुछ झलक तो जम्मू कश्मीर में भी अगर मिलेगा तो क्या गुनाह है। कोई वो ऐसा कोई बदलाव कोई बहुत बड़ा, आपने कहा बड़े प्रोजेक्ट्स आए, हमने तो अभी तक नहीं देखा कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट इन 10 सालों के दरमियान आया होगा। कुछ पुराने यूपीए सरकार के प्रोजेक्ट्स थे, सैंक्शन थे, उनको भी ये कंप्लीट नहीं कर पाए। जैसे आप जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ही ले लीजिए, तो कितना तकलीफ देह चीज़ है कि कितनी जानें उसमें जाती हैं। आपके खुद के एरिया में रोज़ आप सुनते हो कितने बड़े बड़े हादसे होते हैं। तो इंटरेस्ट होता तो पहले उस इम्पॉर्टेंट एरिया को ज़रा थ्रस्ट दे देते। ये कोई बड़ी बात नहीं, आज तो 18-18 महीने में, 24-24 महीने में बड़े बड़े रोड बनते हैं। तो हम आज 8 साल से जूझ रहे हैं जम्मू रामबन बानहाल पैच में, तो बाकी कोई नया चीज़ ऐसे आया हो ऐसा तो देखा नहीं। मगर उससे ज़्यादा जो मैंने आपको पॉलिटिकली बता दिया है कि जो स्टेट को तोड़ा और अथॉरिटीज़ को यहाँ से छीन लिया और स्टेट को यूटी में बदल दिया, ये सबसे बड़ा सदमा जम्मू कश्मीर के लोगों का है। पहले सद्भाव हमको इसका करना। मीर साहब, आपको लगता है कि वक्त आ गया है जम्मू कश्मीर में जो है वो चुनाव होने चाहिए, लोग इसके लिए तैयार है, और एक तरफ से जहाँ
4 स्टेट्स में जो है वो इस साल जो है वो इलेक्शंस होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होंगे। आपको लगता है कि 4 के बाद 5वां नंबर जम्मू कश्मीर का भी होना चाहिए या उनसे पहले होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ 4 से पहले होना चाहिए। मुझे याद है जब लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई तो उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज पहुंची। हमने तो उस वक्त कहा था सारी पार्टीज ने कि जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार चुनने का हक दे दो और स्टेट रेस्टोर करो। तो उन्होंने यही 2 चीज़ वहाँ पर कही थी कि नहीं, पहले डिलिमिटेशन होगा, चूँकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद डिलिमिटेशन होना ज़रूरी है, उसके बाद इलेक्शन करेंगे, उसके बाद स्टेट के बारे में बात करेंगे, हम कमिटेड हैं। अब डिलिमिटेशन भी हो गया, जैसा तैसा तो आपने कर दिया, चाहे लोगों की मानी नहीं मानी, कर दिया। 1 साल उसका भी हो गया, आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज का रिऑर्गेनाइजेशन भी किया, वोटर लिस्ट भी तैयार किया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, 6 मई को आपने फाइनल वोटर लिस्ट भी पब्लिक कर दिया। तो उसके बाद किस चीज़ की डिले? अगर एक तरफ कह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ हमने इंटरनेशनल इवेंट भी कर दिया, अगर इंटरनेशनल इवेंट ये कर सकते हैं और क्लेम है कि उसमें कोई किसी किस्म का अनटोवर्ड नहीं हुआ, चलो थैंक गॉड, अच्छा है नहीं हुआ। अगर उस चीज़ से आप सर्टिफिकेट ले रहे हो तो चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? आप कल अर्बन लोकल बॉडीज पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है जो वाइड स्प्रेड है, तो आप 90 सीटों का चुनाव नहीं करा सकते हैं और उसके लिए आप डेफर कर रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। आज आप खुद ही आपके 70 मिनिस्टर घूम के गए हैं 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देकर कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब ठीक है, तो फिर चुनाव के लिए नॉर्मल क्यों नहीं? या तो वो नॉर्मल सी कहना उनका गलत है या चुनाव न कराना इनका कोई पॉलिसी है। तो अभी इसी तरह से 4 स्टेटों का कल ही उन्होंने एक एडवाइजरी दी कि इन स्टेट्स में जो लोकल ऑफिसर्स है वो नहीं होने चाहिए जो चुनाव रिलेटेड है। मैंने जब उसमें देखा जम्मू कश्मीर मेंशन नहीं है, तो उससे तो उनकी नीयत पता चलती है ना कि जम्मू कश्मीर को और ग्रिल करना चाहते हैं और एक आदमी और 4 ऑफिसर्स के जरिए से एक किस्म से लूट मचा रखा है जम्मू कश्मीर में। जो पहले कहते थे यहाँ करप्शन था, अगर आज आप एसेस करेंगे मतलब सारी 50 साल के सारे हदें पार हो रही आज के दिन पर, और उस चीज़ को वो नहीं देखेंगे। तो देयरफॉर लोग तैयार हैं, लोग पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है, क्योंकि जो लोकल सरकार, लोकल अपने नुमाइंदे बनने से उनकी दादरसी होती है, उनकी सुनवाई होती है, वो आज के दिन पर नहीं है। आज तो आपका तहसीलदार एसडीएम लेवल पर लोगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, डीसी और कमिश्नर तो दूर की बात है। आज आप जम्मू और श्रीनगर की सेक्रेटरी को देख लीजिए, आप देख लीजिए कोई सिविल आदमी दिखाई देता हो, और पॉपुलर सरकार होती तो आप वहीं पर देख लेते कि लोगों की रौनक आना जाना होता है, तो साथ में लोगों का बिजनेस भी बढ़ता है। आज तो ठप पड़ा हुआ है, आज तो अनएम्प्लॉयमेंट का वो हाल है कि लोग मतलब जहर खाने पर मजबूर है, पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे, अनपढ़ लोग। मीर साहब, आपने एक इशू की बात की, अनएम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ पे एक इशू ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, वो है महंगाई का। और आस्ता आस्ता जो है ये महसूस होने लगा है कि पार्लियामेंट्री इंतखाबात जो है वो नज़दीक आ रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में जो गैस की प्राइसेस हैं उसको कम किया गया, मस्टर्ड ऑयल जो कि खाने का तेल है उसकी कीमत को लगभग आधा कर दिया गया, आटे के ऊपर जो है वो प्राइसेस उसकी कम की गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए महंगाई एक बहुत बड़ा इशू रहता है, और ख़ासकर हमने देखा कि पीछे जितने भी चुनाव हुए कांग्रेस जमात ने भी वक्तन फवक्तन एक तो प्रोटेस्ट भी किए, ये बात सामने भी रखी कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। गैस सिलेंडर को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा राजनीति होती। क्या आपको लगता है कि आने वाले चंद महीनों में महंगाई के ऊपर जो है वो काफ़ी अभी लुभावनी वाली चीज़ें तो ये कर सकते हैं, मगर जो कंटिन्यूस जो कमर तोड़ महंगाई चली आ रही है, आपने ये भी देखा होगा कि बीच में वो कोविड को लेकर 5 किलो चावल भी घरों में पहुंचा दिया। 5 किलो चावल का हमारे इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से 10 रुपये रेट है, तो जिस घर में 20 किलो भी गए तो 40 रुपये। 40 रुपये एक तरफ से दरवाजे में थैला बेच दिया, मगर 40-100 रुपये एवरेज घर से ले लिया। जो बाकी चीज़ों में महंगाई करके, गैस को लेकर, पेट्रोल को लेकर, खाने पीने की चीज़ों को लेकर, बिल्डिंग मटेरियल को लेकर, पहनावे को लेकर, हर चीज़ में आसमान छूने वाले हो गए। तो जिस घर में 40 रुपये का 20 किलो चावल गया तो 4,000 40,000 उस घर से लेता भी गया। ये आज लोग महसूस कर रहे हैं
या उनकी किट्टी पर असर पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा इस वक्त जो आइटम है वो सबसे बड़ा यही महंगाई का है, क्योंकि आमदनी कहीं नहीं है, ज़रिए आमदनी कहीं नहीं, मजदूरी कहीं नहीं, नौकरी कहीं नहीं है, प्राइवेटाइजेशन में कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है जहाँ लोग जाएं कोई मजदूरी करें, वो कहीं नहीं, खाली मतलब हर चीज़ पर बढ़ाते बढ़ाते जाते। अब ये हो सकता है जैसे आपने कहा चुनाव आते आते 2-4 चीज़ों को न्यूज़ बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए डाउन करें, मगर जो कंटिन्यूसली लोगों का कमर टूटा है वो तो नहीं बोल सकते। मीर साहब, आने वाले जिन राज्यों में इलेक्शंस हैं, क्या वहाँ पे खुलेगी मोहब्बत की दुकान? डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तेलंगाना अभी बराबर की लड़ाई में है, मगर ऑल टाइम बेटर पोजीशन में कांग्रेस है वहाँ पर। और मुझे ज़रूर लगता है अगर राहुल जी का ठीक ठाक अपील, खुद वो गए वहाँ पर लोगों को वो मोहब्बत की मतलब शरबत पिलाने में कामयाब हुए, तो डेफिनेटली तेलंगाना भी एक अलग रंग दिखाएगा। मीर साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर, और जिनका ये मानना है कि आने वाले चंद महीनों में जो अन्य 5 राज्यों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं वहाँ पे भी खुलेगी मोहब्बत की दुकान, और कांग्रेस के पास मोहब्बत की शरबत है, जिस शरबत को लेकर जो है ये लोगों के पास जाएंगे और ये उम्मीद करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब जो फिर से एक चुनावी बिगुल जो है इन बड़े राज्यों में जो है वो बजने जा रहा है, वहाँ पे कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान जो है वो ज़रूर खुलेगी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।